हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 सागरों को छूने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, जो तमिलनाडु है वो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ राज्य है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पहली विद्युतीकृत ट्रेन कहां से कहां तक चली? ऑप्शन आपके सामने है बम्बई से थाने, ऑप्शन बी बम्बई से कुर्ला, ऑप्शन सी बम्बई से पुणे या फिर ऑप्शन डी बम्बई से विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई से कुर्ला। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो याद रखिएगा बम्बई से थाने के बीच 1853 में चली थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली विद्युतीकृत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो याद रखिएगा बम्बई से कुर्ला के बीच 1925 में चली थी। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने HCl, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी NaCl या फिर ऑप्शन डी CaOCl2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaHCO3। दोस्तों, याद रखिए कि NaHCO3 को ही खाने वाला सोडा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 243 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, याद रखिए कि -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है क्योंकि इससे नीचे का ताप संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, परवाल भित्ति किस जीव से बने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने बैक्टीरिया, ऑप्शन डी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी मोलस्का या फिर ऑप्शन डी निडेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो परवाल भित्ति होती है ये सिलेंट्रेटा नामक जीव से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कूटपाद, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी फ्लैजेला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद। दोस्तों, याद रखिए कि जो अमीबा होता है इसके द्वारा जो प्रचलन अंग होता है इसका वो कूटपाद होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सीलिया होता है। अगला क्वेश्चन, त्रिनाम पद्धति किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने कूपलैंड, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन सी व्हिटेकर या फिर ऑप्शन डी कैरोलस लीनियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकेल। दोस्तों, याद रखिए कि त्रिनाम पद्धति को अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक या फिर ऑप्शन डी मनुष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक। दोस्तों, याद रखिए कि जैसे कि कवक है और जीवाणु है, इन सबको अपघटक के अंतर्गत रखा जाता है और इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कुंभी रूपी जड़ है? ऑप्शन आपके सामने मूली, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी शलजम या फिर ऑप्शन डी बरगद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शलजम। दोस्तों, याद रखिए कि जो शलजम होता है वो कुंभी के आकार का होता है, इसे कुंभी रूपी जड़ के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूली किस प्रकार का जड़ है, तो याद रखिएगा तरकु रूपी जड़ है और जो गाजर है ये शंकु रूपी जड़ है। अगला क्वेश्चन, राजाओं की बीमारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हीमोफीलिया, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिया, फिर ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गठिया। दोस्तों, याद रखिए कि जो गठिया की प्रॉब्लम होती है वो हमारी मांसपेशियों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है और याद रखिएगा इसको राजाओं की बीमारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा पुरुष लिंग हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या फिर ऑप्शन डी एंड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंड्रोजन। दोस्तों याद रखिए कि जो लैक्टोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन है ये जो है मादा लिंग हार्मोन है, लेकिन जो एंड्रोजन है ये नर जनन हार्मोन है, यानी कि पुरुष लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक स्पष्ट की स्टोन प्रजातियां होती है। आपको बताना है कि सबसे स्पष्ट की स्टोन प्रजातियां कौन सी होती है। ऑप्शन आपके सामने शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी अपमार्जक या फिर ऑप्शन डी अपघटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांसाहारी। दोस्तों याद रखिए कि जो मांसाहारी होते हैं वो सबसे अधिक स्पष्ट की स्टोन प्रजातियां होती है। अब की स्टोन प्रजातियां कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कि ऐसी प्रजातियां जिनके ना होने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ सकता है, उन्हें की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। जैसे कि एक जंगल में शेर होता है, अगर वो शेर नहीं होगा तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही नष्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, अगर शेर होगा तो ही वो क्या करेगा, वो हिरन को खाएगा, और हिरन क्या करेगा, हिरन जाके पत्तियों को खाता है। लेकिन अगर शेर नहीं होगा तो ये हिरन की संख्या बढ़ जाएंगी, जिस कारण से जंगल में जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर हरे पत्तियां हैं, उनको ये सारे के सारे जो हिरन हैं खा जाएंगे, जिसके बाद इस जंगल में कोई भी पत्तियां नहीं बचेंगी और ये सारे हिरन धीरे धीरे मरने लगेंगे और पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही उलट पुलट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ओवर किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है दुर्घटना, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी डोपिंग या फिर ऑप्शन डी खगोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्घटना। दोस्तों याद रखिए कि दुर्घटना के बाद जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उससे पहले का जो 1 घंटा होता है उसमें उसके बचने की सबसे अधिक संभावना होती है और इसी को गोल्डन ओवर कहा जाता है। याद रखिएगा, पहले भी ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, फंक ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन आपके सामने विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम या फिर ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन। दोस्तों याद रखिए कि फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है और विटामिन डी है, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन, चेराओ नृत्य कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। दोस्तों याद रखिए कि जो चेराओ नृत्य है ये मिजोरम का नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा में कवक और किसके बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी लाइकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़। दोस्तों याद रखिए कि माइकोराइजा में कवक और जड़ के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। जैसे कि जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, उसी प्रकार से जो माइकोराइजा है वो कवक और जड़ के बीच सहजीवी संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रोसेला, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी इक्थिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्टिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोसेला। दोस्तों याद रखिए कि जो लिटमस पेपर है ये रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने हॉफमैन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी लिंडमैन या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंडमान। दोस्तों याद रखिए कि 10% ऊर्जा ह्रास का नियम जो दिया था वो लिंडमान ने दिया था। इनके अंतर्गत अगर कोई पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में अपनी ऊर्जा को देता है तो वो उसका सिर्फ 10% देता है और बाकी 90% वो खुद पर खर्च करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा विलियम गॉड ने किया था। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पुष्कर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने कल के रात को मैंने कम्युनिटी में पूछा था, जिसमें अधिकतर लोगों ने इसका आंसर जो है वो हेली राष्ट्रीय उद्यान बताया है। याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और अधिकतर लगभग 60% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। दोस्तों याद रखिए कि जो हॉर्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
कीटनाशक अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1985, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1968 या फिर ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। दोस्तों याद रखिए कि जो कीटनाशक अधिनियम है वो 1968 में पारित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था तो याद रखिएगा 1973 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1985 में आया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट्स है? ऑप्शन आपके सामने 42, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 56। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। दोस्तों याद रखिए कि वर्तमान में भारत में टोटल 46 रामसर साइट्स है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत का अंतिम रामसर साइट किसे घोषित किया गया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।